और साहब बस 2 से 3 मिनट में फिर हम इस तरह करते हैं कि स्टार्ट करते हैं बात अपनी। जी सर, इंशाल्लाह। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक है। अल्लाह का करम। अच्छा जी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर हमारी खावर साहब बात हुई भी है। नहीं सर, हमने लास्ट टाइम एनरॉन का केस किया था। नहीं, वो तो जीआरई में था ना। सर अभी हम जीआरई की क्लास ले रहे हैं। हाँ। अच्छा सॉरी यार। जी आई जी थॉट सर। कि हम सीजीएल की क्लास ले रहे हैं। नहीं नहीं सर, जीआरई की क्लास है। अच्छा सॉरी। कोई इशू नहीं सर। ये तो पता है ना उनको, ये जो बाकी मॉर्निंग वाले शहजादे हैं कि उनकी क्लास भी इकट्ठी है जीआरई की भी। सर मॉर्निंग का मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि वो उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है ना।
सर मैंने जीआरई के ग्रुप में शेयर किए और सीजीएल में भी शेयर कर दिए। ठीक है, मैंने भी वो पिक्चर्स तो शेयर मैंने भी कर दी थी। हाँ जी। मैं चले मैसेज भी कर देता हूँ। चलो मैसेज कर दिया, बाकी अब इनकी मर्जी है कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। बात हमने लास्ट टाइम जो है वो गवर्नेंस के ऊपर तो हम खैर कर ही चुके हैं, और हमने ठीक हो गया जी। अच्छा, और हमने केस स्टडी के ऊपर भी हमने बात की थी। गुड गवर्नेंस क्या है कि अब ये उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स या उसकी वैल्यूज़ हैं जो कि उसमें होनी चाहिए। फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, इंडिपेंडेंस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, रेपुटेशन, जजमेंट, और फिर आगे वो जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है वो डिस्कस की हुई है। गुड गवर्नेंस मींस के जो अभी तक हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो अभी तक बात की हमने, उसके लिहाज से तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस में दिए गए हैं उसके हिसाब से कंपनी को चलाना, ताकि शेयर होल्डर्स का के जो राइट्स हैं, शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसको हम गुड गवर्नेंस कहेंगे अगर हम उसको ब्रीफली या इजीली अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो। अब इसमें फेयरनेस मींस के फेयरनेस रेफर्स टू the principle that all shareholders should receive their fair treatment from the directors. अब at a basic level, it means that all the equity shareholders in a company should be entitled to equal treatment, such as 1 vote per share at a general meeting of the company and the right to the same dividend per share. अब ये बिल्कुल एक यानी बेसिक लेवल पे अगर बात की जाए, लेकिन प्रॉबेबली हमने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी हमने बात की भी होगी कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। कोई बता सकता है वैसे? जी सर, सब्सिडरी कंपनी होती है जिसे पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। खावर साहब, आपकी आवाज़ गायब हो गई है। सर मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसे पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, और ठीक है, होल्डिंग कंपनी वो होती है जो सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, और कंट्रोल को कैसे डिफाइन करेंगे? सर वो बेसिकली जो है ना, इसके होल्डिंग कंपनी के कुछ शेयर्स जो है वो एक्वायर कर लेती है, मोर देन आई थिंक 60%। जी, इसमें कोई मजीद कुछ ऐड करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा?
होल्डिंग कंपनी वो है जो कि प्रॉपरली, जो उसके लिए वर्ड यूज किया जाना चाहिए वो कंट्रोल है कि कंपनी दैट कंट्रोल्स the other company by virtue of its shareholding is the parent or the holding company. Is the parent or the holding company, or it may or may not necessarily and the company which is being controlled is the subsidiary. Acha, control may or may not be the result of holding more than 50% shares of the company. मेरे ज़रा घर के पास ज़रा काफ़ी ऊंची अजान आ रही है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ उसके लिए, फिर हम डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, तो अब यूं हो सकता है कि दिस माइट हैपन कि ये आपके लिए 45% शेयर होल्डर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं चलें खाली डिस्कस ही कर लेते हैं. 45% शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस की मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं और डिसीजन मेकिंग भी यही करते हैं, और 55% शेयर होल्डर्स जो हैं वो अनरिलेटेड हैं, अनरिलेटेड and which and who does not and who do not unrelated shareholders who do not participate actively in general meetings and other decision making. इनका काम सिर्फ ये है, इन 55% का, कि शेयर की प्राइस अगर अप्रिसिएट हो जाएगी तो हम पहली फुर्सत में शेयर बेच के भाग जाएंगे. जबकि 45% जो हैं वो ऑल्दो दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड 50% शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट दे आर making the hiring and firing decisions. They are जो ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं वो भी यही लोग ले रहे हैं. 45% जो हैं मीटिंग्स यही लोग करवाते हैं, डिसीजन मेकिंग उसमें यही लोग कर रहे होते हैं. तो ऑल्दो दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड 50% शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट स्टिल they would be
but they still would be regarded as having कंट्रोल ओवर द कंपनी, और ये जो दूसरी कंपनी है जो कि सब्सिडियरी है, ये होल्डिंग की यानी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी कहलाएगी, और दूसरी कंपनी होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कहलाएगी। तो मेन चीज जो है वो कंट्रोल है। परसेंटेज भी एक नेसेसरी कंडीशन हो सकती है, लेकिन जो असल सिचुएशन है, अगर किसी के पास नंबर्स नहीं है 50% वाले, लेकिन वो स्टिल डिसीजन मेकिंग उन्हीं के हाथ में है, तो वही होल्डिंग कंपनी कहलाएगी या पेरेंट कंपनी कहलाएगी। तो खैर, सपोज के जो मुझे एग्जांपल जो जहन में आ रही है, ये फेयरनेस की बात को पढ़ते हुए, कि at a basic level it means that all the equity shareholders in a company should be entitled to equal treatment, such as 1 vote per share at general meetings of the company and the right to the same dividends. अब एक होल्डिंग कंपनी है जिसने 80% शेयर्स जो हैं वो परचेज किए हुए हैं। शेयर्स are held by the parent, and 20% are non-controlling interest, जिसको हम NCI भी कहते हैं। और इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है वैसे NCI के ऊपर, कि NCI क्या होती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो कि आप होल्ड नहीं करते हैं सब्सिडरी में, उसको अब ऐसी बात नहीं है कि कंट्रोल क्योंकि आप करते हैं और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आपके पास ही है, तो ये कोई इंफीरियर शेयर्स हो जाएंगे जो कि नॉन कंट्रोलिंग होंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपना बंदा नहीं बिठा सकेंगे। हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी देखा कि इनको भी रिप्रेजेंटेशन देनी है। ये जो 20% शेयर होल्डिंग है जिनकी, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इनके शेयर्स कोई इंफीरियर नहीं होंगे, इनकी ऐसा नहीं होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर ना की जाए। ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स, वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो कि आपने ख़रीदे नहीं हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि जिनके शेयर्स हमने नहीं खरीदे। इंफॉर्मेशन और जो डिविडेंड है वो भी जैसे जितना बाकी लोगों को मिलेगा इतना ही इन लोगों को भी मिलेगा। जिस तरह बाकी लोगों के पास 1
शेयर इज इक्वल टू 1 वोट का राइट है, सेम इनके पास भी ऐसी ही सिचुएशन जो है वो रहेगी। ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी है सर कि जी जी सर आपने कंट्रोलिंग की बात की है, तो इससे यही है कि पॉलिसीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हाँ जी। ऑपरेशन लेवल पे कंट्रोल तो नहीं हो सकता ना, पेरेंट कंपनी सब्सिडी पे। देखिए, अगर पॉलिसीज वो बना रहे हैं तो फिर ऑपरेशंस पे भी कंट्रोल उन्हीं का ही हुआ ना। उन्हीं की बनाई हुई पॉलिसीज तो सारे फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्शन दे देनी है, डायरेक्शन ही नीचे तक फॉलो होनी है। डायरेक्शन तो नीचे सिर्फ पास ऑन होगी कि आपने ये काम इस तरह करना है। ऑब्वियसली जो ठीक है, सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फैसला हो गया वही आगे इम्प्लीमेंट भी होगा। ओके सर। अब ये ओपननेस एंड और ट्रांसपेरेंसी मींस नॉट हाइडिंग एनीथिंग, और ट्रांसपेरेंसी मींस क्लैरिटी। In corporate governance, it should refer not only to the ability of the shareholders to see what the directors are trying to achieve. It also refers to the ease with which an outsider, such as a potential investor or an employee, can make a meaningful analysis of the company and its intentions. यानी आपने जो इंफॉर्मेशन अपनी है वो इट शुड बी मेड पब्लिक, और लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो है वो बेसिकली बिजनेस किस तरह चलाना चाहते हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, जो चैलेंजेस आपको आपके सामने हैं उसको आप कैसे अबूर करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बेशक टैक्सेशन से रिलेटेड हो, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हो, डेट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कैश फ्लो से रिलेटेड हो, वो इजीली अवेलेबल हो लोगों के पास, और लोग उसकी बेसिस पे एनालिसिस वगैरह भी कर सकें। तो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है। ओपननेस से और ट्रांसपेरेंसी से मतलब जो है वो हमारी ये होगी। इंडिपेंडेंस है मींस फ्रीडम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन एल्स। A principle of good corporate governance is that a substantial number of the directors of a company should be independent. ये वो वजह है, वो जो हमने डिस्कस किया वो अभी था कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा जी, तो बात हो रही थी हमारी इंडिपेंडेंस की। मोस्ट प्रोबेबली हमारी बात इसके ऊपर पहले हुई है।
कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आपके बोर्ड पे होने चाहिए। कुदूस साहब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें उन्होंने बताया हुआ है कि कम से कम इतने लोग जो हैं वो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पे। जी सर, कंपनी के पास जो है ना वो लेस देन 2 मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स जो है ना बोर्ड के, विच एवर इज हायर, वो होने चाहिए। गुड यार, के दो तो एटलीस्ट, या अगर कोई कमेटी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनी हुई है उसका कम से कम 1/3। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैंने ये पूछना है कि ये इस टाइम क्लास कौन सी हो रही है सर? ये जीआरई की हो रही है जी। ओके सर, सॉरी। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, जरूर पूछ सकते हैं सवाल। तो सवाल तो जिस वक्त आपका दिल चाहे पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो मैं गलत क्लास में आ गया हूँ इसलिए सर, माजरत। अच्छा, जज़ाकल्लाह। और जो कुदूस साहब ने बात की वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया जा चुका है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पे और यही जो अभी जो मैंने वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात की वो हमने इधर डिस्कस की थी कि माइनॉरिटी मेंबर्स कौन से होते हैं, और वो अभी हमने दोबारा देख लिया कि अगर एक कंपनी है जिसने 80% शेयर्स जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं तो वो पेरेंट कंपनी कहलाती है, और 20% जो उसने नहीं लिए हुए, उस कंपनी के नहीं खरीदे, मसलन चाइना मोबाइल, अगर चाइना मोबाइल पाकटेल के 80% शेयर्स खरीद लेता और 20% ना खरीदता तो जोंग चाइना मोबाइल की सब्सिडरी कहलाती, और उसमें 20% शेयर्स जो कि चाइना मोबाइल ने नहीं खरीदे उसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, अल्फाज से ही जाहिर है। तो हमने पहली बात यह की कि भाई इनका भी वोटिंग राइट जो है जितना बाकियों का है इतना ही इनका भी होगा, जितना बाकियों को डिविडेंड मिलेगा इनको भी उतना मिलेगा, और बोर्ड पे इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये रूल्स कह रहे हैं कि माइनॉरिटी मेंबर्स as a class shall be facilitated to contest election of the directors by proxy solicitation for which purpose the listed company। फिर आगे उन्होंने कंडीशंस बताई कि क्या क्या हो सकती हैं और उसके लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट्स की जो अभी उन्होंने बात की है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ईच लिस्टेड कंपनी, जिन लोगों के साथ ये अगर पहले नहीं भी शेयर हुई है बात, of each listed company shall not be less than 2 members or 1/3 of the total members of the board, whichever is higher। 2 से कम तो होने चाहिए ही नहीं, should not be less than 2 or 1/3 of the 1/3 33.333333% बनते हैं, तो कम से कम अब 3.333, अब 10 में से 3 बंदे तो होंगे ही होंगे, विच एवर इज हायर। 10 बंदे हैं तो 10 बंदों में से या तो 2 या 1/3, क्योंकि 1/3 ज्यादा बनते हैं, 3 बनते हैं, तो फिर 3 बंदे 10 में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों होने चाहिए पे भी हमारी जो है वो बात हुई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना क्यों चाहिए। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कुदूस साहब तो हर चीज़ एक्सप्लेन करते ही रहते हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं बेचारे को। और कौन है जो ये एक्सप्लेन करेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने क्यों चाहिए? सर चेक एंड बैलेंस के लिए।
चेक एंड बैलेंस के लिए। सर एग्री करता हूं जी। और सर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सेम होते हैं सर ना? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जी जी सर इंडिपेंडेंट, जी सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर इसलिए होने चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है तो उनके उनकी उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सके, और ऐसा ना हो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारी चीजें परफॉर्म करे और वो अपने इंटरेस्ट में चीजें करे, ना कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में। तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। अब ये मजीद खूबसूरती से और एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने कि यार क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, कि यार ये ना हो कि वो जो बेचारे शेयर होल्डर्स हैं वो मारे ही रहें। उस चीज को रोकने के लिए ये काम होना चाहिए। अच्छा, फिर आप इसमें पढ़ेंगे तो इन्होंने अब जैसे ये उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर इज थ्रेटन्ड बाय हैविंग अ कनेक्शन टू अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये हो सकता है कि और ये बात भी बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट की कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर व्यूज विल रिप्रेजेंट द ओपिनियंस ऑफ द मैनेजमेंट टीम। जो पहले से ही आपकी पेरोल पे है और जो कंपनी पहले ही चला रहा है, तो ऑब्वियसली उसी की मर्जी से तो कंपनी चल रही है। वो अपनी ही मर्जी को कैसे कह सकता है कि यार ये गलत है? कोई कैसे कह सकता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं? कंपनी भी चला रहा हूं और गलत चला रहा हूं। ऑब्वियसली जो उसकी समझ और वो है उसके मुताबिक वो यही कहेगा कि यार कंपनी जो मैं चला रहा हूं मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं चला सकता। ऑब्वियसली इसीलिए तो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखे हुए हैं कि वो फिर इसको बताएं कि नहीं यार आप यहाँ इस तरीके से गलती कर रहे हैं। और इस तरह नहीं होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जो बंदे बैठे हुए हैं वही लोग, इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आपने आगे पीछे से ये टर्म डेफिनेटली आपने सुनी हुई ही होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कि कंपनी जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ऐसे बंदे को रखा गया है जो कि बेसिकली कंपनी का सप्लायर भी है, और ऑडिट कमेटी में वो बंदा भी रखा गया है जो कि कंपनी को टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये ऑलरेडी एक सर्विसेज या एक चीज में इंगेज हैं। अब आप इनको मजीद अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका कंपनी में पहले ही स्टेक लगा हुआ है, इंटरेस्ट इनका कंपनी के अंदर पहले ही है, और आप इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं तो ये तो कहेंगे यार बहुत अच्छा है भाई। अगर मैं कोई एतराज करूंगा तो ये ना हो कि वो जो मेरा सप्लायर का लाइसेंस है या सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाए। ये ना हो कि मुझे इन्होंने अपनी टैक्स सर्विसेज के लिए रखा हुआ है, मैं कोई बात करूं और ये मुझे टैक्स सर्विसेज से ही साइड पे कर दे। तो ये कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए टू स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं डायरेक्टर के उसके ऊपर बैठा हूँ और मेरी वाइफ जो है वो मेरी कंपनी में, या मेरा भाई या मेरे वालिद या मेरे चचा या फूफा या ताया ही कंपनी के सबसे बड़े जो है वो सप्लायर है। इट मेक्स थिंग्स काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल कि यार ये जो काम हो रहा है ये जरा उस डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। The independence of external auditors can be threatened by over-reliance on fee income from a client company. When a firm of auditors or a regional office of the national firm earns most of its income from one corporate client, there is a risk that the auditors might choose to accept what they are told by the company's management rather than
question them rigorously and risk an argument. अब ये सिचुएशन जो अच्छी ऑडिट फर्म्स हैं जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, अब साल तो मुझे याद नहीं है क्योंकि असल में ये फील्ड छोड़े हुए भी बड़ा अरसा हो गया। मेरा दोस्त उस टीम में, मेरा दोस्त, मेरा बैचमेट उस टीम में शामिल था जिस टीम ने हामिद करजई, जो अफगानिस्तान का पुराना पता नहीं सदर होता है, वजीर आजम होता है, जो भी होता है, प्रेसिडेंट जो है, वो उसका भाई किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी में था। इन्होंने उसका घपला पकड़ा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने और कहा कि हम आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम में से कोई बंदा भी रिपोर्ट क्वालिफाई करना, होपफुली आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, शायद आपको पता ही होगा क्या होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्या होती है। सर जिसमें एरर्स हो, जिसमें सर एरर्स हो सर ऑडिटर्स ने सर इंफॉर्मेशन ग्रैब की हुई है, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाया हुआ हो उन्होंने। जी सर ऑब्जेक्शन, हाँ, और वो फिर सेवेरिटी और ऑफ ऑब्जेक्शन पे फिर उसकी क्लासेस होती हैं कि वो रिपोर्ट किस हद तक क्वालिफाई हो सकती है। अच्छा, एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है क्या? तो बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई ये एतराज हटाओ, क्वालिफिकेशन ये जो आपने लगा दी है ये इस चीज़ को ख़त्म करो, वरना तुम लोग हो इस वक्त अफगानिस्तान में और फिलहाल तुम हो काबुल में, एक भी तुम में से यहां से फिर बच के जाएगा नहीं आगे। लिटरली वो लोग रातों रात चार्टर्ड प्लेन पे धमकी मिलने के बाद जो जो चीज उनको हाथ लग सकती थी उन्होंने अपनी जरूरत की भी उठाई, जो रह गई वो रह गई, भागे वहां से, छोड़ा इन्होंने फिर भी नहीं। रिपोर्ट इन्होंने फिर भी क्वालिफाई की। स्काइप उस वक्त, क्यों काफी पहले की बात है, स्काइप पे इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो पाकिस्तान से ही ज्वाइन की उन्होंने, और उसमें स्टिल वो जो रिपोर्ट थी उन्होंने, जो अपना एतराज था वो अपना एतराज उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा, अपनी रिपोर्ट से पीछे नहीं हटे कि या तो भाई तुम हमें करो सेटिस्फाई कि ये जो तुमने काम किए हैं ये ठीक है, नहीं किए तो रिपोर्ट तो क्वालिफाई होगी भाई, जो मर्जी कर लो। उसके काफ़ी अरसे तक फिर ये है कि इनका मसला भी रहा कि ये जितनी भी असाइनमेंट्स इनकी वहाँ पे थी अफगानिस्तान में वो फिर इनको यहीं से ही करनी पड़ी। लेकिन अच्छी फर्म्स जो हैं अगेन वो अपनी क्वालिटी और अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी ऑब्जेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, जो मर्जी हो जाए। और ऐसे भी थे, ऐसी ऑडिट फर्म्स भी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, कि आप उनको, जिस वक्त तक मैं था, अब का मुझे नहीं पता, कि आप उनको पैसे दे के और आप जिस चीज़ पे भी साइन करवाना चाहते हैं आप साइन करवा सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनकी अगर ओवर रिलायंस है फी इनकम के ऊपर फ्रॉम अ क्लाइंट, बहुत बड़ा क्लाइंट है और वो बहुत अच्छी फी पे कर रहा है आपको, और अगर आपने इसकी रिपोर्ट क्वालिफाई की तो ये ऑडिट आपके पास से चला जाएगा। जैसे उनका, अब उन्होंने अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे नहीं लगने दिया, जान स्टेक पे लगा दी, रेपुटेशन फी स्टेक पे लगा दी कि यार पूरे का पूरा एक मुल्क है, उसमें काबुल में अच्छे खासे हमें वो हुकूमत से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ले ली टक्कर, लेकिन उन्होंने नाम अपना खराब नहीं होने दिया।
तो ये है इंडिपेंडेंस जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स को या बाकी उनको भी फॉलो करनी चाहिए। ऑर्थर एंडरसन का इन्होंने जो है वो बात कि जो हमने लास्ट टाइम भी वो डिस्कस किया कि ये ऑर्थर एंडरसन ही था जो कि ऑडिट कर रहा था उसका भी, एनरॉन का भी। When a firm of auditors or a regional office of a national firm earns more, ये तो खैर बात हो गई। It has been suggested that this occurred in Houston office of the Andersons, the audit firm that collapsed in 2002 as a result of the Enron scandal. इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया था इसी वजह से कि ये बहुत हैविली उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे और एनरॉन बहुत ऑब्जेक्टिविटी ऑडिट के जो डूइंग ऑडिट है वो प्रोफेशनल उसमें हद तक जिस हद तक कोशिश की जाती है कि रहा जा सकता हो उतना रहा जाए उसमें। फेमिलियरिटी कैन ऑल्सो रिमूव एन इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट। अब ये वही बात है जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ केस स्टडी में भी आपके साथ डिस्कस की थी कि जो फेमिलियरिटी है ना कि यार मैं जाऊंगा तो ये फला जगहों पे अकाउंट्स रिसीवेबल में इनका ये गड़बड़ होती है कि यार वो इंटरनल कंट्रोल्स में कोई 2-4 आपने वो निकाले हुए हैं, वीकनेसेस निकाली हुई हैं, वही आप पॉइंट आउट कर देते हैं उनको कि यार ये ठीक कर लो और वो उसी को ही देख लेते होते हैं और बात खत्म हो जाती है। आप बियॉन्ड दैट आप नहीं देखते तो फिर ऑब्वियसली फिर मसले जो है वो आपके लिए डेफिनेटली खराब होंगे। Because when one person knows another well, he is more likely to accept what that person tells him and supports his point of view. ये भी obviously कि आप पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि आप फी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी आप वो कहेंगे यार ये एक्सप्लेनेशन ठीक है। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी जो है ये भी सेम इंडिपेंडेंस के साथ ही एसोसिएटेड है। an individual who is on ये खैर हाँ जी, responsibility and accountability. The directors of a company are given most of the powers for running the company. Many of these powers are delegated to executive managers, but the directors remain responsible for the way in which those powers are used. Important role इनका क्या है? To monitor the decisions of the executive management. अच्छा, फिर जो है वो की ऑब्जेक्टिव्स जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे सेट किए जाएं वो भी पार जो है वो इन्हीं के हाथ में होती है और डायरेक्टर्स ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे या डायरेक्शन ठीक तरीके से सेट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी वो देखा कि जो उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था बहुत ही शदीद ओवर एम्बिशियस किस्म की उसकी टेक ओवर पॉलिसी थी कि यार ओवरली एम्बिशियस था कि हमारी जो कंपनी है उसको एक्सपैंड करना चाहिए और उस ओवर एम्बिशियसनेस में उसने कंपनी का पूरा बेड़ा गर्क जो है वो किया भी। और बाकी रेपुटेशन जो है इट डिपेंड्स अ लॉट के आप बिजनेस जो है वो कंडक्ट कैसे करते हैं।
ये जो कैरेक्टर की जो बात कर रहे हैं, लार्ज कंपनी इज नोन वाइडली बाय इट्स रेपुटेशन और कैरेक्टर. कैरेक्टर मीन्स कि हाउ यू अप्रोच थिंग्स, आप वे ऑफ डूइंग योर बिजनेस आपका क्या है, और उसी के हिसाब से फिर आपकी गुडविल या जो भी होगी वो आपकी मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगी. रेपुटेशन इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल क्वालिटीज. कमर्शियल सक्सेस आपकी है या नहीं है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है. जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपके माइंड में होते हैं कि यार यहाँ पे बिल्डिंग बहुत अच्छी है, या फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, या फैकल्टी बहुत अच्छी है, या सिलेबस बहुत अच्छा है इनका जो ये पढ़ाते हैं. सिलेबस से मेरी मुराद के कोर्सेज तो मोर और लेस सारे ही पढ़ा रहे हैं एक ही किस्म के, लेकिन ये नई चीज़ उसके अंदर क्या लेके आ रहे हैं. मसलन अ वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ऑफर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट, और ज़ैबिस जो है वो ये काम कर रहा है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो अपनी तरफ से वो बेसिकली वो ले हैं. एयर वाले हैं तो दे a lot of emphasis on the case study approach के यार केस स्टडीज के थ्रू जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाने चाहिए. कि केस स्टडीज में ये है कि वो सिनेरियो या सिचुएशन आपके सामने आएगी और इट डेवलप्स योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स. बाज़ जगहों पे ये फॉलो होगा लम्स है तो वो केस स्टडी अप्रोच पे चलता है. हर चीज़ में ही जो है वो केस स्टडीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं, हर सिनेरियो केस स्टडी बेस्ड होता है. इस तरह जैसे हम ये बहुत ज़्यादा, हमारा तो खैर लॉ का सब्जेक्ट है, लॉ से भी, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा वो उस पे टेक्स्ट पे जो है वो डिस्कशन उनकी इस तरह नहीं हो रही होगी जिस तरह हमारी हो रही है. केस स्टडी होगी, उस केस स्टडी को सारे पढ़ के आएंगे, सारे उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और वो जिस चैप्टर से रिलेटेड होगी स्टूडेंट जाके उसको खुद पढ़ेगा, और फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होगा फिर एक पोस्ट सेशन रखा जाएगा जो भी उसका होगा, और उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप टीचर असिस्टेंट के साथ या टीचर के साथ फिर आप जो है वो आगे डिस्कस करेंगे. तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस किस्म की यूनिवर्सिटी में आप खुद जाना चाहते हैं, आपकी अपनी सिचुएशन किस तरह की है, और वगैरह वगैरह. तो रेपुटेशन आपकी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो बेस करती होगी, और इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंगली आपके साथ जो है वो फिर देखेंगी कि आपके साथ सिचुएशन क्या होनी चाहिए. अब ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो ये सेल्फ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबल, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ये 7 है. इसमें से कुछ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं, और सिर्फ इसमें जो वेरिएशन है वो पब्लिक ऑफिस की है कि जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स का जो होना है वो ज़रूरी है. पब्लिक ऑफिस मीन्स ये जो ये डायरेक्टर्स जो हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए. Holders of the public office should not make decisions that are in their personal self-interest. Their decisions should be based entirely on the concern of the public interest. Shareholders की आपकी decisions shareholders based होनी चाहिए, ना कि आप उसमें कोई अपना फायदा जो है वो आप देख रहे हो. Holders of the public office should not put themselves under any financial obligation or other obligation to another individual or organization that might influence how they act in course of carrying out their duties. Integrity जो है, और ये objectivity, और जो हमने ऊपर भी बात की,
ये मोर और लेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हैं और आप ही कंपनी के ऑडिटर्स भी हैं। तो आप अपनी ही रिपोर्ट पे खुद ही तो एतराज नहीं करेंगे किसी सूरत में। आपने ही काम किया हुआ है, अगर आप ही उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं इसका मतलब है आपने काम ही ठीक नहीं किया हुआ। मतलब क्या हुआ कि आप ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म हुई। ऑब्जेक्टिविटी जो है उसमें हर काम मेरिट पे किया जाएगा, हर चीज का एक प्रोसीजर हो। जैसे कंपनी को कोई सामान चाहिए है कोई भी, तो उसके लिए टेंडर ऑफर होगी, अखबार में इश्तिहार आएगा, लोग आपको वैल्यूज कोट करेंगे और आप उन कोटेशंस में से एक कोटेशन जो भी, उन ऑफर्स में से कोई एक ऑफर जो भी बेहतर होगी उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी रीजंस आपकी अपनी हो सकती हैं कि आप कौन सी वाली ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करें और किसको आप रिजेक्ट करें, लेकिन ऑफर्स आप एटलीस्ट सबसे मंगवाएं। ये ना, सबके पास एक ओपन चांस होना चाहिए, हर बंदे के पास, जो भी सप्लायर है उसके पास ओपन चांस होना चाहिए। तो अब ये मेरिट एक एस्टेब्लिश करने का एक तरीका है कि ओपन कॉन्टेस्ट है, जो उस कॉन्टेस्ट में जीत जाएगा कॉन्ट्रैक्ट उसको अलॉट कर दिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी है, हमारे यहाँ पे तो आजकल बहुत मशहूर जो है वो हमारे मुल्क में ये लफ्ज़ या कॉन्सेप्ट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी है, नैब है, आप सुनते ही रहते होंगे, आजकल रोला शोला भी काफ़ी उसका मचा रहता है। अकाउंटेबिलिटी ये है कि होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल टू पब्लिक एंड शुड सबमिट देमसेल्व्स टू पब्लिक स्क्रूटनी। आपके ऊपर एतराज़ जो है वो अगर किया जाए तो आपको उसके एतराज़ का जवाब देना फिर पड़ेगा, अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो। और खाली ऐसा नहीं है कि बस जो भी जवाब दे दिया और उसको बस खाली खुली एक्सेप्ट कर लिया जाए और कह दिया जाए कि हाँ जी मैंने बात सुन ली है और ये चीज़ ठीक है। उसका भी कोई ड्यू प्रोसेस होना चाहिए कि जो आंसर आया है ये लीगल मेरिट्स के ऊपर पूरा उतरता है नहीं उतरता है, और क्या ये एक्सेप्टेबल आंसर बनता भी है कि नहीं बनता। ओपननेस है, अबाउट दे शुड बी, जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन को एक्सप्लेन करें कि ये जो अगर डिसीजन ली है, ये डिसीजन ली क्यों गई है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डी मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन ये डी मेरिट्स को जहन में रखते हुए हमने क्योंकि इसके मेरिट्स आउटवे दी डी मेरिट्स, तो हम इस वजह से हमने डिसीजन ये ली, डिसीजन को प्रॉपरली कन्वे किया जाए और उसके ऊपर अगर कोई एतराज या जो भी हो उसको भी डिस्कस किया जाए। फिर ऑनेस्टी है, होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट that they might have and should take steps to resolve them whenever they are up। उसमें अकाउंटिंग में भी आई डोंट नो कि आपको स्टैंडर्ड्स वगैरह या अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और उसमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आपने डिस्कस किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। IS 24 है,
रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। तो उसमें ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, इसको बाकायदा तौर पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और वो बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी है, तो वो फिर रिपोर्ट में एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि यार फलां डायरेक्टर जो है इसका ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट वी हैव स्टिल रिटेन्ड हिम एज अ डायरेक्टर ऑन आवर बोर्ड। तो और उसका फिर वो तरीका या डिस्क्लोजर्स कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, वो खैर फिर जरा स्टैंडर्ड की तरफ बात निकल जाएगी, अकाउंटिंग की तरफ बात निकल जाएगी। हमारा काम फिलहाल जो है वो लॉ की तरफ रहना है। तो लीडरशिप में होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय सेटिंग एन एग्जांपल विद देयर ओन बिहेवियर एंड गिविंग अ लीड टू अदर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं सर? ये रेपुटेशन के प्रिंसिपल्स थे ना? ये प्रिंसिपल्स थे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए गुड गवर्नेंस के। ठीक है जी। जी जी सर। यार ये इससे दूर रहो, यहाँ नहीं है, इधर इसके पास नहीं आना। ठीक है, आपने सुना? यहाँ इसके पास नहीं आना। जरा मैं ये गिर गया तो बहुत जोर की वो फिर वो चोट लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरफ नहीं आना। मामा से कहूँ कि इसको देखें कि ये हो गया, मेरा ख्याल है, तो वो उसको जो भी बंदोबस्त करना है वो बस करें। और बस मस्तियाँ नहीं इस साइड पर। अच्छा जी, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हर वो बंदा जिसका कंपनी में किसी ना किसी हवाले से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, उसको हम स्टेक होल्डर कहेंगे। इसमें जो है वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इसमें डेटर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स या क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, मनी लेंडर्स भी हैं, कंपनी भी है। ये तमाम वो लोग हैं जिनका बिजनेस में किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई जो है वो इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है। ट्रेड यूनियंस हैं, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट है, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीज है जो कि आप पहले भी मैनेजमेंट में भी डिस्कस कर चुके होंगे। और डायरेक्टर्स किस किस्म के हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है। एजेंसी थ्योरी क्या होती है?
अच्छा, तो एजेंसी थ्योरी क्या है? या एजेंसी प्रिंसिपल इतनी दफ़ा मेरा तो ख्याल है कि डिस्कस हो चुका होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो। हंजला साहब हैं हमारे साथ? हंजला, यस सर। जी ये क्या होता है? जी सर। एजेंसी थ्योरी क्या है? सर इस टाइम तो सर याद नहीं है। अच्छा, स्नूकर कैसी चल रही है? सॉरी सर। मैंने कहा स्नूकर कैसी चल रही है? स्नूकर तो सर मैं नहीं खेलता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। सॉरी, मुझे वैसे लगा कि आप जरा कोई शायद खेलते खेलते हैं तो इस वजह से। अच्छा नहीं सर, ऑफिस में हूँ तो मैं बिजी हूँ इसलिए। अच्छा ठीक। नईम अख्तर साहब, वैसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। एजेंसी कॉस्ट या एजेंसी प्रिंसिपल क्या होता है? सर पढ़ा नहीं है सर। खौर साहब, आपको ये क्या फिर हम जहमत देने लगे? मैं बताऊं सर एजेंसी थ्योरी। जी सर, ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी जो एजेंसी से मुराद वो मतलब एजेंट्स हैं जो थर्ड पार्टीज़ के तौर पे काम कर रही होती हैं, जिसके थ्रू जो बिज़नेस है जो हो रहा है और जिन पार्टीज़ के साथ हो रहा है उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन गैप को और चीज़ों को कवर करते हैं। जी फैसल साहब, सर सेम, खबर खबर भाई सही फरमा रहे हैं। ठीक हो गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एजेंसी है, जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही उनको बेसिकली अपॉइंट किया हुआ है और वो उन्हीं के बिहाफ पे डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं। और एजेंसी प्रिंसिपल या एजेंसी रूल कहती ये है कि ही हु एक्ट्स बाय अदर्स, ही हु एक्ट्स थ्रू अदर्स एक्ट्स हिमसेल्फ। जैसे अंबिया कराम जो है वो अल्लाह ताला के एजेंट्स हैं, अल्लाह ताला के ही अपॉइंटेड लोग अल्लाह ताला का ही काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर्स हैं अपॉइंटेड भी शेयर होल्डर्स की तरफ से, शेयर होल्डर्स की के बिहाफ पे ही काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए ही काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और इन लोगों के तमाम एक्ट्स बाइंडिंग होंगे शेयर होल्डर्स पे। जो काम ये करेंगे अच्छा या बुरा, अच्छा काम करेंगे शेयर होल्डर्स का फायदा है, प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनमें। यानी काम ठीक नहीं करेंगे, नुकसान होगा, बेड़ा गर्क होगा, तो शेयर होल्डर्स को भी उसका नुकसान होगा। ठीक है? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये लंबी चौड़ी इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बेसिकली वो ये है
fiduciary duty of directors क्या है? As agents of the company, directors have a fiduciary duty to the company. A fiduciary duty is a duty of trust. A director must act on behalf of the company in total good faith and must not put his personal interests before the interest of the company. आपको अपने आप से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अपने आप से ज़्यादा क्वालिफाइड, आपको अपने से ज़्यादा बेहतर मैनेजर समझते हुए आपके हाथ में बागडोर जो है वो दी गई है कि कंपनी आप चलाएंगे, आप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, कैपेबल हैं, हमसे ज़्यादा ही हैं, हमने आपको हवाले किया कि आप ये काम करें, तो अब आपको जो ट्रस्ट आपके ऊपर किया गया है उस ट्रस्ट को फिर ब्रीच नहीं करना चाहिए. If a director is in breach of this fiduciary duty, he could be held liable in law. If the company were to take legal action against him, legal action by a company against a director for breach of fiduciary duty would normally be taken by the rest of the board of directors or possibly a majority of the shareholders acting in the name of the company. यानी ये जो है वो या तो अगर कोई एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि हु इज इन ब्रीच, अब वो कंपनी की कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन आउट कर देता है और जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन थी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ही उसकी रसाई थी, इंफॉर्मेशन की, लोगों तक उस इंफॉर्मेशन की फिलहाल रसाई नहीं थी. बेशक वो अच्छी हो, बेशक वो बुरी हो, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. और किसी एक डायरेक्टर ने चंद ऐसे लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को आउट कर दिया जनरल पब्लिक से पहले जिसकी बेस पे उन चंद लोगों ने जिनको इंफॉर्मेशन पहले मिल गई थी बाकी लोगों की बनिस्बत, उन्होंने उससे प्रॉफिट कमा लिया या नुकसान से बच गए. अब ये जो है ये ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है जो कि उसके ऊपर किया गया है. और इन दिस केस बाकी डायरेक्टर्स उस एक डायरेक्टर के ऊपर भी वो कर सकते हैं, कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो भी उस डायरेक्टर के खिलाफ जो है वो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो लीगल प्रोसीडिंग है वो उसके खिलाफ की जा सकती है. अच्छा, पता नहीं इस चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई या नहीं हुई कि डायरेक्टर्स को जो है वो रिमूव भी किया जा सकता है. डायरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए अब वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर जो है वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है या इलेक्टेड डायरेक्टर है. जो जब कंपनी फॉर्म होती है तो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, यही लोग बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स भी फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं और इनकी मुद्दत 1 साल होती है. ये मैं पाकिस्तानी लॉ की बात कर रहा हूँ. ये जो बुक है ये ज़रा क्योंकि वो है ACCA की है, गवर्नेंस रिस्क और एथिक्स की, इसमें आपको शायद थोड़ी जगहों पे फ़र्क जो है वो नज़र आए, क्योंकि हमारी लॉ में और उसमें अब कल भी एक जगह वो मैं पढ़ा रहा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. तो उसमें किसी ने गूगल किया और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 आ रहे थे.
तो मैंने उससे यही कहा कि भाई गूगल करते हुए ये चीज़ भी देख लें कि ये जो गूगल बाबा जो आपको बता रहा है, तो ये बेसिकली किस कंट्री से रिलेटेड है। तो जब उन्होंने वो कंट्री देखी तो वो बेसिकली इंडियन लॉ थी। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम 50 हैं, 200 जो हैं ये किसी और कंट्री में हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे सिचुएशन जो है वो इस तरह नहीं है। तो खैर जो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे दे विल बी रिमूव्ड बाय पोल, क्योंकि मेमोरेंडम वो बाकायदा तौर पे वोट डलवा के और इलेक्ट होके आए नहीं हैं। तो यू कैन रिमूव देम बाय पोल, हाथ खड़ा करके बता दें जी 6 में से 8 में से अगर 6 डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि यार इसको निकाल बाहर करो, तो उसको निकाल बाहर किया जाएगा। मेजॉरिटी डिसीजन यही है। वंस बहरहाल कोई, और ये 1 साल तक जो पहले डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मुद्दत 1 साल होती है, उसके बाद फिर इलेक्शन होता है। और जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 साल तक की मुद्दत उनकी होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई और उनको रिमूव कर दिया जाए या उसकी फौतगी हो जाए या वो खुद ऑफिस वेकेट कर जाए। तो उस केस में फिर जितने वोट्स उसने लिए हैं, जितने वोट वो लेके आया था, एटलीस्ट अगर उतने ही वोट उसके अगेंस्ट डलवा दिए जाएं तो वो डायरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। ये अच्छा जी, तो अभी तक जो हमने डिस्कस की सिचुएशन, उसमें हमने ये कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट टाइम वाले भी हो सकते हैं, और जो 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 फर्स्ट टाइम वाले हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया होता है। और इन डायरेक्टर्स की जो मुद्दत है वो 1 साल तक की है। एक साल के बाद ये ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। जो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें ये रिटायर हो जाएंगे, और रिटायर होने के बाद ऑब्वियसली they can present themselves to be elected again। इस चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है कि। और दूसरा काम ये जो जो अगर पहले डायरेक्टर्स जो हैं, इसके बाद फिर सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि जो सेकंड डायरेक्टर्स हैं, सेकंड डायरेक्टर्स आर सेकंड डायरेक्टर्स जो है वो पहली एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी, तो एनुअल जनरल मीटिंग या उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, वो खैर वो ज़रा एनुअल जनरल मीटिंग से सेपरेट होती है। तो वो जो एक मिनट यारी कॉल पहले भी आ रही थी, पता नहीं किसकी है ये। अस्सलाम वालेकुम, क्लास ले रहा हूँ। जी जी, कौन? उस्मान, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा प्रोग्राम? म्यूजिक में। अच्छा ठीक है ठीक है।
9 बजे तक कर लेना। हाँ ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे यार हम? हाँ, पहले डायरेक्टर्स जो हैं वो पहली उसमें जनरल मीटिंग में, और उनकी मुद्दत 1 साल होती है, और ये सब्सक्राइबर्स ही बेसिकली डायरेक्टर बन जाते हैं। और जो दूसरे वाले डायरेक्टर्स हैं ये बनते हैं 3 साल के लिए, इनकी मुद्दत होती है, और ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और इनको फिर विकेट करने, या ये दफ्तर खुद जोड़ जाएंगे, विकेट कर जाएंगे, या फिर इनको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव करने का तरीका ये है कि जितने % वोट्स उन्होंने लिए हैं उतने ही, पीछे देखो, उतने ही वोट्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट जो है वो पोल करवा दिए जाएं, पोस्ट यानी, तो वो डायरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और डायरेक्टर को रिमूव किया क्यों जाएगा? वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो अपनी, अगर तो फाइड्यूशरी जो ड्यूटी है, अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के उसमें आता है तो फिर ठीक है कि ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। और बाकी आपको कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रूव जो है वो करना पड़ेगा कि वो काम जो है वो ठीक नहीं कर रहा था। इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर दी प्रिंसिपल। ऐसे लोगों को, जो एजेंट का जो मालिक जो होता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे वो स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करता था, तो बिल्कुल वही वाला प्रिंसिपल जो होता है वो यहाँ पे भी कहलाया जाता है। और हाँ जी, एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जिसके ऊपर हमारी नेक्स्ट केस स्टडी होगी, फिर वो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसके ऊपर हम बात कर लें, और फिर उसके ऊपर जो नेक्स्ट केस स्टडी होगी वो मैं आपको, या जो रीडिंग होगी सजेस्टेड, वो मैं आपके हवाले कर दूंगा, और फिर वो आप पढ़ के आएंगे तो फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिफरेंसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनीज owners and managers. They arise in several ways. Moral hazard है, a manager has an interest in receiving benefits from his or her position as manager. These include all benefits that come from the status, such as a company car, private chauffeur, use of a company airplane, lunches, वो जो खाना पीना है, जो कुछ भी, खैर। अब अगर इसमें जो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने एनरॉन में भी ये डिस्कस की थी या नहीं की थी, लेकिन वर्ल्ड कॉम का जो केस है उसमें ये बहुत क्लियरली, एक और केस है जो कि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक और कंपनी थी जिसका अनफॉर्चुनेटली जिसका भी ऑडिटर वही था, आर्थर एंडरसन ही था, जिसके बाद उसका बेड़ा गर्क असल हुआ और उनके ऊपर पाबंदी लगी कि यार जो भी स्कैम निकलता जा रहा है उसके पीछे यही लोग होते हैं। तो उसमें ये था कि हाँ नहीं, बल्कि एनरॉन में भी हमने बात की थी कि प्रॉफिटेबिलिटी शो करते थे, और जो कि एक्चुअल में होती नहीं थी, और प्रॉफिटेबिलिटी शो करके, और वो क्या करते थे कि वो लोग यानी अपने ये जो पर्क्स और बेनिफिट्स हैं अदर देन दी सैलरी, ये अच्छा खासा क्लेम कर लिया करते थे। अब ये वो चीज़ है जिसका यहाँ पे जिक्र जो है वो कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अटैच कर दें, और कहें कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें भी बोनस या जो रिवॉर्ड्स हैं वो हमारे भी कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ साथ ग्रो करने चाहिए।
या वो बीच में प्रोविजंस ये डाल दें, ये एक आर्टिकल ये खुला हुआ भी है, ये मैं पढ़ भी रहा था, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, कि अर्निंग्स मैनेजमेंट हो रही है, कंपनी दो नंबरी कर रही है, और दो नंबरी में बेसिकली वो तरीका मैनेजर्स किस तरह उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो अपने लिए स्टॉक ऑप्शंस अपने लिए रखवा लिया करते थे, या रखवा लें अगर स्टॉक ऑप्शंस, तो स्टॉक ऑप्शंस की वजह से वो दो नंबरी की तरफ जो है वो चीज़ को कैसे लेके जा सकते हैं। फ्यूचर फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस का पता है कुछ कि वो होते क्या हैं? सर फॉरवर्ड डील्स का जिक्र कर रहे हैं आप? सर डेरिवेटिव्स के हवाले से पढ़ा है हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही, यानी पढ़ा हुआ। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या थे और स्टॉक ऑप्शंस क्या चीज थी? चलें, कुछ भी याद सर आ रहा वो हो, ना हो थोड़ा जाए टाइम, सर थोड़ा टाइम हो गया है, वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन डेरिवेटिव्स के अंडर पड़ा था ये। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैं और आप आपस में कर सकते हैं, आपस में मैं और आप आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि कोई भी चीज, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी या कुछ भी हम एक्सचेंज करेंगे। मैं आपको डिलीवर करूंगा, आप उसको परचेज कर लेंगे, या आप मुझे डिलीवर करेंगे और मैं उसको खरीद लूंगा। प्राइस उसकी हम आज तय कर लेते हैं, क्वांटिटी हम आज तय कर लेते हैं, डिलीवरी आज से 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद होगी, अभी नहीं हो रही, डिलीवरी बाद में होगी, कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो रहा है। प्राइस, डेट, क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह वगैरह सब जो है वो हमने आज ही तय कर लेना है, और कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के बाद होगा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे बिकना शुरू हो जाए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बिकते हैं, इसी तरह किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे, जैसे पाकिस्तान पीमैक्स है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इसके ऊपर ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ट्रेड होना शुरू हो जाए, जिसकी डिटेल्स, जिसकी क्वांटिटी, प्राइस एक्सचेंज खुद ही डिटरमिन करे, मैं और आप ना कर सकें, स्टैंडर्डाइज्ड किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि एक्सचेंज ने बनाया हुआ है, वही उसको ट्रेड करवा रहा है, वही उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोनों जो होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं, मेरे और आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, ना आप उससे पीछे हट सकते हैं ना मैं उससे पीछे हट सकता हूं। हटने के तरीके होते हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि ना आप पीछे हट सकते हैं ना मैं पीछे हट सकता हूं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें मेकर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पास तो पीछे हटने की गुंजाइश ना हो, लेकिन एक्सेप्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीछे हट सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक पार्टी को एग्जीक्यूट करना ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाइंडिंग है। ये यूजुअली वो आदमी होता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है, जिसने ऑफर लगाई होती है, मैं आपको बेचूंगा या मैं आपसे खरीदूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिख के हवाले कर दिया। अब अगर मैंने कहा कि मैं बेचूंगा तो अब बेचना मेरे ऊपर पाबंदी हो गई, अगर मैं कहूं कि मैंने खरीदना है तो खरीदने की मेरे ऊपर पाबंदी लग गई। एक्सेप्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बैक अवे, उसके लिए ऑप्शन होती है। अब अगर यही चीज हम स्टॉक ऑप्शंस में, ये आसान अल्फाज में है ये बात मैं कर रहा हूं, और वो ये पावर जिसके हाथ में भी देंगे कि भाई आप पीछे भी हट सकते हैं, तो उस बंदे के हाथ में अगर आपने पावर दी है तो उस पावर का वो कोई ना कोई प्रीमियम पे करेगा।
तो स्टॉक ऑप्शंस में ये होगा कि स्टॉक ऑप्शंस में हमने आपको ऑफर लगाई है, एंड यू कैन ईदर अवेल दैट ऑफर और यू कैन बैक अवे फ्रॉम दिस ऑफर। और वो ये है कि हम आपको शेयर्स बेचेंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15, 20, 25, 30, नहीं इतना ही, खैर ज़्यादा अरसा, पता नहीं आप जिंदा भी रहते हैं कि नहीं रहते। आपकी सर्विस के हो सकता है 10 साल बाद हम आपको सपोज 20,000 शेयर्स हम आपको बेचेंगे, और सपोज के उस वक्त जो है वो शेयर प्राइस अगर आज जो है वो 131 चल रही है, तो हम आज से 10 साल बाद आपको यही शेयर जो आज 131 का चल रहा है, आज से 10 साल के बाद हम आपको यही शेयर, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि हम आपको यही शेयर सपोज 181 का हम आपको बेचेंगे, सपोज। तो ये एक स्टॉक ऑप्शन हो गया। तो मैनेजर्स ने क्या किया, जो जो आर्टिकल मैंने भी आपको दिखाया है, या कि 2 नंबरियों के तरीके ये भी हुए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गलत तरीके से शो की गई, और ये कहा गया कि कॉम्पनसेशन के तौर पे हमें बोनसेस और वो तो आप दें ही दें, कंपनी के शेयर्स भी जो है वो उसके हमें शेयर ऑप्शंस भी हमारे नाम पे एलोकेट किए जाएं, ताकि हम एक तो हमारी लॉयल्टी भी प्रूव हो सके कि भाई अभी कंपनी हमारी भी है, और दूसरा ये है कि हमें बेनिफिट भी ट्रांसफ़र हो। ऑब्वियसली जैसे ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये भी ट्रेड किए जा सकते हैं, तो ये भी वो आगे किसी को बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये काम भी किया जा सकता है। ये सारा पॉइंट जो था, ये मैंने मॉरल हैजर्ड के उसमें मैंने डिस्कस किया कि यार मॉरली करप्ट लोग हैं, अपने बेनिफिट के लिए यानी 2 नंबरी से आर्टिफिशियल बेहतरी शो करते हैं, और आर्टिफिशियल बेहतरी शो करके कंपनी से अपना बेनिफिट करवा लेते हैं, जैसे कि एनरॉन के केस में भी हमने डिस्कस किया, और अभी और भी केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम डिस्कस ये चीज़ करेंगे। एफर्ट लेवल, managers may work less hard than they would if they were owners of the company. The effect of this lack of effort could be lower profits and a lower share price. The problem will exist in a large company at middle levels of management as well as at senior level of the management. अब middle level management वो है जो कि मसलन डायरेक्टर मैनेजर ऑपरेशंस है, या मैनेजर फाइनेंस है, या मैनेजर मार्केटिंग है। अब ऑब्वियसली दे आर पेड, दे हैव बीन गिवन सम सर्टेन डायरेक्शन, और फिर उनसे कहा जाता है अपनी फॉलो करें, उनको टारगेट दिया जाता है जो कि उन्होंने अचीव करना होता है, और उसकी सैलरी वगैरह जो है वो उनको मिल जाती है। अदर देन दैट दे डोंट सर ने क्लास नहीं छोड़ दी। मेरा ख्याल है उनका इंटरनेट का इशू होगा।
और एंड कितने बजे होनी है? 6 बजे। ओ यार जी बहुत लंबा है प्रोग्राम है। अभी हो जाएगी यार। 6 बजे के बाद 4:45 हो दूसरी गए। स्टार्ट, सीजीएल स्टार्ट हो जानी है 6 से 9। तो अभी हो जाएगी फिर। हाँ जी हो जाएगी अभी। काजी तुम स्नूकर खेल रहे हो? काजी क्या कर रहे हैं? क्लास ये निकाल रहा था देखो, इसलिए टाइम पे जवाब नहीं दे सकता। पावर जी पावर क्लास स्टार्ट हुई तो ग्रुप में मैसेज कर दो भाई, सही है? अगर सर आए तो। और अगर मैं भी ना हुआ तो बस फिर जो भी हमारे जो बाशिंदे के हैं यहाँ पर, हमारे जो अनमोल क्या सीन रकम है? यहाँ पर है, सकलैन है। यार सकलैन, ये पता तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव? तूने बताया नहीं यार। वो बीमार है, वो अभी इसलिए क्लास में नहीं आ सका, तो खबर है सर को बता दें उसका। वो तो किसका? है। मैं भी क्लास में हूँ, पॉजिटिव है मेरा। क्या पॉजिटिव आया? हाँ सकलैन हाँ पॉजिटिव है। ना कर यार, तबीयत कैसी है? तबीयत यार बस नॉर्मल फील कर रहा है बुखार सा। भाई जा कहीं आराम कर यार, दफा कर क्लास को यार, शायद जरूरी है। अच्छा वह सकलैन है, तू तो क्लास के अंदर बैठा हुआ है। मैं कहा अच्छा हम बताने लगा, तो मैं कहा ये कह रहा था कि बता देना मेरा। यार तुम लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने कहा फिर क्लास में जाके कर। देखना आराम जरा यार कहीं कर जा। क्लास को ना कोरोना कर देना। देख यार, मुझे ये बोला चौधरी को था चेक म्यूट कर। ना करो फिर। सकलैन है सही सेक्सी आवाज हुई है जानी तेरी। कोरोना तो अरे लगता है सही से एंजॉय कर रहा है तेरे अंदर। कोरोना अंदर घुसा हुआ गले में। कहने सुनने में आया कि कोरोना के टाइम मुठ मारने का बड़ा दिल करता, दवाइयां ले रहे होते तो इस वजह से। फारूक, ये भाईजान ये क्लास क्या रिकॉर्ड आवाज हो आई? रही है, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, एक क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है यार। कुछ शर्म करो। एडल्ट टॉक्स हो रही हैं इधर लगता है। सकलैन भाई जा आराम कर। ओके भाईजान मैं फिर जा रहा हूँ। कुछ हुआ तो तो हमें पता मैसेज चले। लिख देना, एक मैसेज लिख दे कि सर आई एम लीविंग क्लास। कोई नहीं यार, अभी सर को हम बता दें। बाद क्लास में एंटर होंगे तो उसको मैसेज नहीं आएगा, मैसेज नहीं पढ़ सकेंगे सर। सब सबसे पहले हम क्लास में यही डिस्कस करेंगे चले सही कि है, हमारे थैंक यू भाई सो के लिए मच दुआ भाई। करें। पहले तो आपके लिए दुआ करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। सब सब लड़कों सुन लो यार, अगर मैं नहीं हुआ तो तुम लोग कर लेना, लाइक जो भी हुआ तो सब सुन लो। जवाब ही नहीं दे रहे हैं यार ये लोग। भाई आप खुद ही हो फिर। चले बस, मैं कर लूंगा तो ठीक है। इंशाल्लाह हो जाएगी। पावर जी जी। सुन लो, सर आ गए। सॉरी यार, ये वो कॉल ही जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर अच्छा। इसको यहीं पे स्टॉप कर लें।
ऐसे कर लेते हैं, एक छोटी सी शर्त के, बताऊं? सर क्या कह रहे हैं? बता दें सर। मैंने कहा एक छोटी सी शर्त के साथ आपकी बात मान लेते हैं। जी जी सर, हुक्म जी सर, करें। शर्त बताएं सर। और वो ये है कि आप ये फिर जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप फिर पढ़ के आएंगे। सर ये कैंडी शेयर कर दीजिए। ज्यादा नहीं सर, हाँ बिल्कुल वो शेयर सर ये सॉफ्ट में आप शेयर कर दें, हम पढ़ के आ जी जाएंगे। सर, शेयर कर दें आप ग्रुप में। सिर्फ दो चीजें, इंशाल्लाह सर। एक ये वाला सर कॉन्फ्लिक्ट, एक एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट, एजेंसी कॉस्ट 1.4, ये दो चीजें सिर्फ पढ़ के आनी है। सर ओके सर, डन। एक्सक्यूज मी सर। लेकिन यार फिर पढ़ के आनी है, ये नहीं काम करना मैं छोड़ रहा हूँ और कोई भी पढ़ के ना आए। सर सर आप सुन रहे हैं? डन है? हाँ जी, हाँ जी डन है सर। सर ठीक है सर, हम पढ़ लेंगे सर। ये एक हमारा जो ठीक है। दोस्त है सकलैन सर, उसको कोरोना हुआ है, तो फिर भी डेडिकेशन को आप चेक करें, क्लास में है, तो उसको थोड़ी एग्जाम्पशन अगर आप दे दें, कौन? थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसके साथ कर दिए। सकलैन हैदर सर अभी उसने क्लास एग्जिट की है, क्लास में था सर। नहीं, अभी भी क्लास में ही है सर, अभी भी क्लास में ही है। अभी भी क्लास में? यस सर, इधर अभी ही भी क्लास जी में? सर। जी सर, क्लास में ही मैं। सकलैन साहब को माशाल्लाह ये कमिटमेंट दिखाने पे हम जब मार्क्स दे रहे होंगे तो उस वक्त इनको हम इंशाल्लाह खुश करेंगे। तो इंशाल्लाह सर इसके लिए दुआ भी सर करेंगे कि सर ये इसको अल्लाह नसीहत दे दें। अल्लाह इसको सेहत दे। आमीन। थैंक यू सो मच सर जी। आमीन। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप शेयर ठीक कर है। दें सर, इंशाल्लाह हम पढ़ के आ जाएंगे इंशाल्लाह। अटेंडेंस यार असल में मेरे पास जो सच्ची बात है वो है नहीं। मैं बस सिर्फ ये देख लिया करता हूँ कि आउट ऑफ द टोटल कितने लोगों ने क्लास ज्वाइन की हुई है, और बात। सर बस सब आप हमारे नाम और आवाजें याद रखें। वैसे ये है कि अदनान साहब, फैसल, रमजान, फरोश, शहजाद, हसीब कियानी, साहब, मोहम्मद हसीब, नईम अख्तर, सकलैन हैदर, तलहा महमूद, इसके अलावा किसी और ने तो नहीं ज्वाइन की ना? एक दो वैसे कोई और भी मुझे नजर आए थे बीच में। सर बिलाल अहमद था एक। सर नईम अख्तर भी हैं सर, क्लास के अंदर ही है सर। ठीक है, चलें, सही है, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।